आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए आज जो घटना चक्र का सीरीज चल रहा है हिस्ट्री का, उसमें आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे हम लोग 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति। तो पहला क्वेश्चन है कि इसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब अप्रॉक्स 90 से ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर कोई ना, कंप्लीट तो करना ही है। ठीक है, तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो थी वो कब शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक जो थी ना, पुराना जो लोहा वाला बंदूक था ब्राउन बेस, तो ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया था। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और फिर सियालकोट में दिया जाना था। और ये जो नया आया था ना ब्राउन बेस की जगह पे जो एनफील्ड राइफल आया था, तो इसका प्रशिक्षण दो जगह पे दिया जाना था, अंबाला के दमदम में और फिर सियालकोट में। इस नई जो एनफील्ड राइफल थी ना, उसमें कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। ठीक है, और जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई। देखिए, होना यह था सियालकोट और फिर दमदम अंबाला में। देखिए, बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि जो चर्बी वाले कारतूस हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी है। वहीं सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक और निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का तत्कालिक कारण बनता है। ठीक है, तो पुराना जो बंदूक था ना लोहा का, वो था ब्राउन बेस और नया आ गया एनफील्ड राइफल। तो ब्राउन बेस को रिप्लेस कर दिया था एनफील्ड राइफल और इसी से सारा बवाल हुआ था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण तो वही था, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना। मंगल पांडे की घटना हुई थी कब? तो बैरक, कहाँ पे हुई थी? तो बैरकपुर में हुई थी। ठीक है, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो 29 मार्च को, ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है कब? तो 29 मार्च को। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक जो थे मंगल पांडे, इन्होंने अपनी एजुटेंट पे हमला कर दिया। ठीक है, मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पे हमला करके उसकी हत्या कर दी। सोचिए, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी ये जो था ना इसको इनकार कर दिया और मंगल पांडे ने एजुटेंट की हत्या कर दी। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो ये हो जाएगा बैरकपुर से। ठीक है, बैरकपुर से। और डेट इंपॉर्टेंट है, ये कब घटना हुआ? तो 29 मार्च को, जब मना किए थे इन लोगों ने। मंगल पांडे सिपाही थे, कौन सा रेजिमेंट थे? तो चूंकि ऑप्शन में नहीं है, और ये थे ना 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6वीं कंपनी, 34वीं बंगाल इन्फेंट्री नेवी के 6वीं कंपनी के ये मेंबर थे, सिपाही थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? साहब ए आलम बहादुर शाह। ठीक है, तो साहब ए आलम बहादुर का खिताब मिला था बख्त खां को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को, ठीक है, बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खां जो थे एक पख्तून था। ठीक है, एक पख्तून थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर थे। कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया और फिर जो था ना ऑकलैंड के समय, प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध ऑकलैंड के समय लड़ा गया था। ठीक है, तो उसमें इन्होंने भाग लिया था। और दूसरा लिटन के समय 78 से 80 था और तीसरा तो पता ही आप लोग को ना डफरिन के समय था।
तो उसी समय ना इन्होंने इनकी इसी से खुश होकर के इनको शाह बे आलम बहादुर भी मिला था। तो बहादुर शाह ने अपने इनके बड़े पुत्र थे मिर्जा मुगल या मिर्जा जहरुद्दीन, ठीक है। तो इनके बड़े पुत्र थे मिर्जा मुगल या मिर्जा जहरुद्दीन, इनको मुख्य सेनापति घोषित किए। किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व जो था वो बख्त खां के पास था। तो वास्तविक नेतृत्व अपने पास रखे और फिर अपने पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा जहरुद्दीन को इसका इन्होंने सेनापति नियुक्त किया था, ठीक है। ठीक है, तो बहादुर शाह उस समय कौन मुगल के वो थे ना, बादशाह थे। तो इन्होंने सेनापति अपने पुत्र के मिर्जा मुगल और जहरुद्दीन को दिए थे, लेकिन जो नेतृत्व था वो बख्त खां के पास था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो वही था ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां, जिसकी वजह से लोग में असंतोष तो था ही और एक तत्कालिक मुद्दा भी इनको मिल गया था कि इनके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। 1800 वो कहते हैं ना कि एक तिनका ही काफी होते है भड़कती आग को, मतलब उसमें आग लगाने के लिए, वही हुआ। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां, ठीक है। तो इनका प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिनसे तंग आकर के अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी जो था वो फूट पड़ा था। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स, ठीक है, लंदन में प्रकाशित होता है टाइम्स 1857 में। इसके संवाददाता कौन थे? जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं था, ठीक है। उत्तरी भारत में गोरे जो आदमी थे उनकी गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं था। ये लिखा गया है W.H. रसेल, ठीक है, W.H. रसेल। 1857 में लंदन से प्रकाशित द टाइम्स समाचार पत्र में W.H. रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था, ठीक है। W.H. रसेल का यह है द टाइम्स में। 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ से। 1857 की क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी मेरठ से। 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो था वो 10 मई को मेरठ से हुआ था, ठीक है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो था वो 10 मई को, 29 मार्च को इन लोगों ने मना कर देते हैं, ठीक है। 29 मार्च को मना कर देते हैं। 29 मार्च डेट याद रखना, 29 मार्च 1857 को एक सैनिक टुकड़ी ने मना कर देता है कारतूस खींचने के लिए। और वहीं 10 मई को मेरठ से यह विद्रोह जो है वो प्रारंभ हो जाता है और यहाँ के 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर देता है और खुलेआम बगावत पे उतर जाते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये हुआ था आपको मेरठ से, ठीक है। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो वही सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पे पहुंचना। तो पहली घटना थी कि सैनिकों ने विद्रोह करने के लिए एक यूनिटी बनाया और दिल्ली के लाल किले पे इन लोगों ने धावा बोलने का प्रयास किया, ठीक है, धावा बोलने का। 11 मई का दिन था जब 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों, ठीक है, मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पे पहुंचना पहली घटना थी। वहीं कानपुर में नाना साहब ने भी 5 जून को ही 1857 को विद्रोह कर दिया और बेगम हजरत महल ने भी 30 मई को, ठीक है, बेगम हजरत महल ने भी 30 मई को प्रारंभ कर दी अवध लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया।
वहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी जून 1857 में शुरू कर दिया और वे 18 जून में ही स्टार्ट करते हैं और 18 जून को 1858 को वो शहीद हो जाते हैं 1 वर्ष के बाद। ठीक है, तो वहीं 1 साल के बाद इनका 18 जून 1858 को ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनने का कारण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि अधिकारियों की अक्षमता। ऐसा नहीं था कि अधिकारी जो थे वो अक्षम थे और इसलिए इन लोगों ने विद्रोह किया था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो वही हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है, डिटेल का बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश तथा डाक आदि भत्तों के रोकथाम या आदि कारक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण बने थे। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब कि यहाँ पे रीजन था, बस एक नहीं था। जैसे कि ईसाई धर्म फैलाना, जहाज पे यात्रा से रोक, डाक आदि भत्तों, ये सब भी था। और 1857 की क्रांति इसी सब का परिणाम हुआ और फिर अधिकारियों की अक्षमता इसका कोई कारण नहीं था। यद्यपि अधिकारी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने इसे अवश्य भड़काया था। अधिकारियों ने जो दुर्व्यवहार किया सिपाहियों के साथ उसको भड़काया, परंतु ये इसका रीजन नहीं था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो ये हो जाएगा कमल और रोटी। ठीक है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में बात करें तो सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था, तो ये हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, अंग्रेजों ने सबसे पहले किसको पुनः अधिकृत किया, तो ये हो जाएगा दिल्ली। ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन, ठीक है, ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के बाद 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनः प्राप्ति कर ली जाती है। तो देखिए यहाँ पे ना जो है मई में जाते हैं ना, 11 मई को वहां पे इन लोगों के द्वारा जाते हैं ये लोग सारे दिल्ली में, और फिर फाइनली अप्रैल जून जुलाई अगस्त 3-4 महीने के बाद वापस से जॉन निकलसन था, इन्होंने ही 3 महीने की जो घेराबंदी की गई थी सैनिकों के द्वारा उसको दिल्ली उसको हटा करके इन्होंने क्या किया कि जॉन निकलसन ने 20 सितंबर को दिल्ली का पुनः प्राप्ति कर लिया था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष के वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी और इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था और इनका जन्म जो हुआ था वो 19 नवंबर 1835 को हुआ था। गोल घर में हुआ था जो वर्तमान वाराणसी में है। तो वाराणसी के गोल घर में हुआ था इनका जन्म 1835 में। 1835 में इनका वाराणसी के गोल घर में 1835 में जन्म होता है। वहीं 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे, तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता थे आपको खान बहादुर। ठीक है, कौन थे, खान बहादुर थे। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर 1857 के विद्रोह की रहनुमाई किए थे। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पे गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लिया था, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाला। खान बहादुर ने और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित करके अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का मुकाबला किया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, खान बहादुर को वायसराय। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों को भी इन्होंने प्रदर्शित किया था। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था, तो ये हो जाएगा खान बहादुर खान। तो बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता थे खान बहादुर खान। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई किए थे। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लिया था। किंतु विद्रोह की लहर जैसे ही फैली उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब
40,000, ठीक है। 40,000 सैनिकों को संगठित करके अपनी मजबूत सेना बनाते हैं और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला करते हैं। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदू मुसलमान के साथ कोई भी वो भेदभाव नहीं किया। तो महाराणा लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था 1835 में। तो इनका जो है समाधि कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा ग्वालियर में, ठीक है। समाधि है ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म वाराणसी में हुआ, इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई और ग्वालियर में इनकी समाधि बनी, ठीक है। चलिए, अंतिम युद्ध में सामना इनको कहाँ पे करना पड़ा था, तो किससे करना पड़ा था, यूरोज हो जाएंगे, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी, ठीक है। मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी झांसी लक्ष्मीबाई। और जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तो डलहौजी ने बेबकर सिद्धांत के तहत 1854 ईस्वी में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश होता है। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, ठीक है। तो यहाँ पे इनका पतन हो गया झांसी में, तो ये ग्वालियर की तरह ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गए, जहां पर तात्या टोपी के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित, वहां पे इनको साथ मिला तात्या टोपी का, ठीक है। ये जब ग्वालियर की तरफ गई तो यहाँ पे इनको साथ मिला तात्या टोपी का, और उसके बाद ये कई युद्धों में अंग्रेजों को पराजित किए और फिर अंततः अंग्रेज ने जनरल ह्यूरिस से लड़ते हुए 18 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। रानी की मृत्यु पर ह्यूरिस ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ठीक है। भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ह्यूरिस ने कहा था 18 जून 1858 को। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, तो ये बढ़ा था बेगम ऑफ अवध, ठीक है, बेगम ऑफ अवध। तो 1857 का विद्रोह जो है लखनऊ में बेगम ऑफ अवध जो थी उनके द्वारा 30 मई 1857 को शुरू होता है, और इस विद्रोह का नेतृत्व जो करती हैं बेगम हजरत महल, ठीक है। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया वो थी बेगम हजरत महल, ठीक है। तो निम्न में से कौन है जो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता थे, थे मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान जो थी वो मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी, और इस विद्रोह को ब्रिगेडियर जनरल नील ने, ठीक है। तो इलाहाबाद का जो था ना उसको समाप्त किया था नील ने, इलाहाबाद का नील ने और झांसी का हीरोज ने, ठीक है। इलाहाबाद का नील और झांसी का हीरोज ने, ठीक है। और इलाहाबाद से किए थे मौलवी लियाकत अली। 1857 में सबसे ज्यादा भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ थी, अवध में थी। सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जिसका कोई सदस्य सेना में ना रहा हो, लेकिन केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक थे सेना में, ठीक है। केवल अवध से 75,000 सैनिक थे, और इनका ना तो सबसे ज्यादा सैनिक हो जाएंगे कहाँ से, अवध से हो जाएंगे लगभग 75,000 सैनिक, ठीक है। वही नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो नाना साहब के कमांडर इन चीफ हो जाएंगे आपको तात्या टोपे। तो नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था ना वो कौन था, वो था तात्या टोपे, ठीक है। तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था। कानपुर में नाना साहब को पेशवा मान करके 5 जून को, ठीक है, 5 जून को। और नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिला था। तो तात्या टोपे आपको थे सेनापति बना दिए गए थे, और फिर जो थे पेशवा बना दिए गए थे नाना साहब। और ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, 5 जून को कानपुर में घोषणा कर दिया गया स्वतंत्रता का। अजीमुल्ला खान जो थे ना वो सलाहकार थे, तो किसके सलाहकार थे, नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला साहब खान, ठीक है। अजीमुल्ला खान जो थे वो नाना साहब के सलाहकार थे। वहीं वर्ष 1857 की अगर बात करें तो वहां पे
कौन सा मित्र थे जो इनको धोखा दे दिया और अंग्रेजों द्वारा इनको बंदी बना करके फिर मार दिया गया? तो तात्या टोपे के। ठीक है, तो तात्या टोपे जो कि कानपुर में जो सेनापति थे नाना साहब के, उनको इनका दोस्त एगो था जिनका नाम क्या था? तो उनका नाम था, देखिए इसमें डिटेल पढ़ेंगे ना तो देगा नाम। ठीक है, तो उन्होंने ही जा करके इनका इन्फॉर्मेशन दिया और फाइनली इनको तात्या टोपे को मार दिया गया। तात्या टोपे 1814 से लेकर के 1859 तक रहे थे। 1857 की क्रांति होने के 2 साल तक और इन्होंने विद्रोह पूरा कंप्लीट किया था। तो रामचंद्र पांडुराम के रंग के नाम से भी इनको जाना जाता था। वहीं 1857 के भारतीय विद्रोह के ये प्रमुख नेता भी थे। इनका जन्म जो था वह महाराष्ट्र के येवोला गांव में हुआ था और ये अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए थे, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना नाना धोंधो पंत, ठीक है, नाना पेशवा के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब भी पेशवा के दत्तक पुत्र थे। धोंधो पंत इन्हें नाना साहब के भी नाम से भी जाना जाता था और महाराज माधव सिंह जी के मित्र बन गए थे। तो इन दोनों लोगों के वो मित्र बन गए थे यहाँ पे आकर के। बिठूर अपने पिता पांडु राव टोपे के साथ, पांडुरंग राव टोपे के साथ आए थे। ठीक है, उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशर्स को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिल करके कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य टुकड़ियों को पराजित कर दिया। ठीक है, नाना साहब और तात्या टोपे के जोड़ी ने मिल करके अंग्रेजों को कानपुर में पराजित कर दी और फिर वहां पे 5 जून को स्वतंत्रता का भी घोषणा कर दिए थे। और 5 जून को इन लोगों ने घोषणा कर दिया कि जो कानपुर है वो स्वतंत्र हो गया है। ठीक है, इसके बाद स्वयं जो तात्या थे ना, वो स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए थे और नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गए। ठीक है, तो ये सेना के खुद ही अपना कमांडर इन चीफ उसके बाद बन गए और अपना मुख्यालय को कालपी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से जा करके तात्या टोपे ने हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर के बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने जाकर के बुंदेलखंड में विद्रोह किया। वहीं जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में उन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं 18 जून 1858 को। ठीक है, ग्वालियर में 18 जून 1858 को उनकी वीर गति प्राप्त हो जाती है। जब ग्वालियर खो देती हैं उनके बाद तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश और राजस्थान क्षेत्र इत्यादि जगहों के जंगलों में छुप करके सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन करने लगते हैं। 1 वर्ष तक अंग्रेजी सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रहती हैं, लेकिन अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह, ठीक है, उनके मित्र का नाम था मान सिंह, जो उन्हें धोखा देते हैं और उस समय उनको पकड़वा दिया। जब वे पारो के जंगलों फॉरेस्ट ऑफ पारो में अपने कैंप में शयन कर रहे थे, वहां से उन्हें पकड़ करके शिवपुरी लाया गया और शिवपुरी में सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को इनको भी फांसी दे दिया गया। तो 18 जून 1858 को लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। वहीं 18 अप्रैल 1859 इनके 1 साल के लगभग बाद में अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को शिवपुरी में मतलब वहां पे ले जाकर के फांसी दे दिया गया। मान सिंह था गद्दार। ठीक है, तो और कौन सा जंगल था? तो जंगल का नाम था फॉरेस्ट ऑफ पारो। ठीक है, पारो का जंगल या फॉरेस्ट ऑफ पारो। ठीक है, पारो की जंगल। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो सभी लोग जानते हैं तात्या टोपे। ठीक है, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और अपने पिता के साथ ये आए थे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। तो यह किससे संबंध थे? तो यह बिहार से थे। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिला जगदीशपुर वर्तमान में भोजपुर जिला में संबंधित स्थित है। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह, ठीक है, बिहार का सिंह भी माना जाता है।
उन्होंने शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और फाइनली हरा भी दिया था इन्होंने शाहाबाद में। लेकिन चूंकि अंग्रेज तो पूरे देश में थे ना, उनको हराना इतना मुश्किल नहीं था। कहीं ना कहीं एक जगह हारते दूसरी जगह से आ जाते थे सैनिक। वह कानपुर पर, और यहाँ राजाओं का क्या था प्रॉब्लम कि ये अपना खंड खंड में बटे हुए थे, ये अपना अपना पर्सनल हित देख रहे थे। अंग्रेजों के साथ ऐसा नहीं था, हर जगह फैले हुए थे, जहां बिहार थे वहां दूसरी सैनिक बुला लेते थे। तो वहीं कुंवर सिंह को बिहार का सिंह माना जाता था और वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। ठीक है, नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े और वह विद्रोह की मिसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जो जगदीशपुर था उसके निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया था। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह जो थे वो बुरी तरह घायल हो गए थे। 23 अप्रैल को लास्ट उन्होंने युद्ध किया था और मात्र 3 दिनों के बाद ही 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उस समय मेडिकल साइंस इतनी डेवलप भी नहीं थी ना कि चोट लगे तो वो ठीक हो सके। तो 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह जो थे उन्होंने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखते हैं। ठीक है, अमर सिंह ने 1858 तक संघर्ष आगे बढ़ाते हैं। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, तो ये पूछेंगे जगदीशपुर। ठीक है, कहाँ से? जगदीशपुर से। तो जो कुंवर सिंह थे ना वो जगदीशपुर से संबंधित थे। ठीक है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो ये हो जाएगा आरा। ठीक है, आरा में। तो आरा में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम लोग तो ये है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो एक ही क्वेश्चन देख रहे हैं कितना बार रिपीट किया हुआ है। पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये भी राजपूत कुंवर सिंह थे। यहाँ पे कुछ डिटेल दिया, उसको पढ़ते हैं। पटना बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह को नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी, फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष को अभिव्यक्त किया। कुंवर सिंह ने विद्रोह करने का ये भी कारण था कि उनकी जो जमींदारी थी ना वो कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी और ये बहुत ज्यादा मतलब गुस्से में थे, रोष में थे और यह विद्रोह के माध्यम से अपना विद्रोह प्रकट किया। वहीं पटना में पीर अली जो पुस्तक विक्रेता थे इनके नेतृत्व में होता है, परंतु अंग्रेजों द्वारा दमन के बाद ये विद्रोही थे वो जगदीशपुर आगे और कुंवर सिंह को के नेतृत्व किए थे। वहीं हैदर अली खां एवं जियोधर सिंह ने गया में विद्रोह को संगठित किया। हैदर अली खां और जियोधर सिंह जो थे ना, जियोधर और हैदर अली खां ये दोनों के दोनों गया से थे, मतलब गया में ये कमान संभाले थे। वहीं असम में अगर 1857 की क्रांति का नेता का बात करें तो ये हो जाएंगे दीवान मनी राम दत्त। ठीक है, तो असम में हो जाएंगे दीवान मनी राम दत्त। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनी राम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु सिख रहे विद्रोह का दमन करके मनी राम जो थे उनको फांसी दे दिया जाता है। 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा था कौन सा? तो जगदीशपुर। ठीक है, कम से कम ये रहा था 15 जुलाई से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक, लगभग 6 महीना चला था। जगदीशपुर में विद्रोह केंद्र रहा था। यहाँ पे देखिए डिटेल में लिखा हुआ, डिटेल पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ना थोड़ा कंसेप्ट बिल्डअप होती है। बिहार में 1857 के विद्रोह के अंदर जगदीशपुर था और यह शाहाबाद जिले में है। ठीक है, यहाँ पे अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की 26 अप्रैल को मृत्यु हो जाती है। अमर सिंह फिर करते हैं, यहाँ पे देखिए पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर। ठीक है, विलियम टेलर का नाम इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बंगाल गोलदांज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। तो पटना में विलियम टेलर ने दबा दिया विद्रोह को और फिर बंगाल में जो थे ना वो विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। और ये गोलंदाज फौज कोई था उसके मेजर थे विंसेंट आयर। इन्होंने बंगाल में नेतृत्व मतलब विद्रोह को दबा दिया, विंसेंट आयर।
1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था कौन सा, तो अंग्रेजों और इनका सपोर्ट करने वाले जोधपुर इन दोनों लोगों को हरा दिया। बहुत मतलब औवा के ठाकुर कुशल सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। औवा के ठाकुर कुशल सिंह कुशल थे, सच में ये कुशल थे क्योंकि दो सेनाओं को हरा देते हैं। औवा के ठाकुर कुशल सिंह 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित कर देते हैं। कौन सा स्थल है जो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो ये हो जाएगा आपको जयपुर नहीं था, क्योंकि जयपुर जोधपुर जो था वहां का था, खुद ही जो अंग्रेज को साथ दे रहे थे। बाकी अजमेर भी था, नीमच भी था और औवा था। औवा का तो खुद ही कुशल सिंह थे जो हराए थे। नीमच और अजमेर भी था, जबकि जयपुर शामिल नहीं था। ठीक है। अंग्रेजों से संघर्ष किया था तो कौन किए थे, शहादत खां। ठीक है, ये सारे के सारे लोग तो बाद के नेता है ना, तो शहादत खां थे। इन्होंने इंदौर में अंग्रेजों को संघर्ष किया था, इंदौर से किए थे शहादत खां। इंदौर से शहादत खां, इंदौर से शहादत खां। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था कौन सा, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला किए थे और ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। यह मूलतः और सबसे ज्यादा सैनिक कहाँ से थे, तो अवध से थे। ठीक है, यह मूलतः तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चिनापट्टम के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर के बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों से आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के, मतलब ये अंग्रेजों के बारे में ऐसे बोलते थे, लेकिन अंग्रेज जो थे इनके मतलब ठीक है वो शासन कर रहे थे, उसके बावजूद उनको प्रशंसा भी करते थे जो अगर साहसिक होता था। अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है, ऐसा कहा अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्ला को कि वो विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे, अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और फिर दृढ़ संकल्प वाले थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। 50,000 रुपए का इनाम मौलवी अहमदुल्ला के लिए। प्रथम तो स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्वक मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था, दिए हो जाएंगे फाजिल मोहम्मद खान। ठीक है, शहादत खान कहाँ से थे, तो इंदौर से थे। शहादत खान इंदौर से थे। वहीं भोपाल के वीर बहादुरी पूर्ण जो बलिदान दिए वो फाजिल मोहम्मद खान थे। ठीक है, भोपाल से मतलब इंदौर से थे शहादत और भोपाल से हो जाएंगे फाजिल मोहम्मद खान। तो फाजिल मोहम्मद खान ने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल में विद्रोहियों का नेतृत्व किया और फिर बहादुरी पूर्वक संघर्ष करते हुए प्राणोत्सर्ग हो गए थे फाजिल मोहम्मद खान। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो ये हो जाएंगे गालिब। ठीक है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो ये हो जाएंगे गालिब। मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था 1857 के विद्रोह को। ठीक है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था कौन सा, तो ये हो जाएगा आपको आगरा। ठीक है, तो सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा और मृत्यु जो होती है वो 15 फरवरी 1869 को हो जाती है दिल्ली में। ठीक है, तब समझ रहे 1797 से लेकर के मतलब विलेजिली के समय से लेकर के 1869 तक रहे थे। 1858 में देखे होंगे, वही महारानी विक्टोरिया वाला भी चीजें सब देख लिए। 69 तक लगभग ये दिल्ली तक में रहे थे, तो इनका मूल निवास आगरा था। ठीक है, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था, तो देखिए ये सब के सब थे बहादुर शाह जफर, तत्तर टोपे, रानी लक्ष्मण सब थे। भगत सिंह जो है वो नहीं थे। भगत सिंह ने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया था, सभी लोग जानते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह से कौन संबंधित नहीं थे, तो ये हो जाएंगे उधम सिंह नहीं थे, क्योंकि इन्होंने तो जाकर करके 40 में जनरल ओडायर को मारे थे ना, उनके घर में घुस के इन द सेंस। तो यहाँ पे देख लीजिए उधम सिंह 1940 ईस्वी में इन्होंने माइकल ओडायर को लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दिए थे, जिसके लिए इनको गिरफ्तार भी किया गया और फिर फांसी भी दे दिया गया। बेगम हजरत महल लखनऊ से थे और ये सब चीजें था, ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे अधिक सहायता किया था, तो ये हो जाएंगे ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। ग्वालियर के सिंधिया ने किया था और यही ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई जी का शहादत मतलब वीरगति को प्राप्त हुई थी। और इसीलिए ना इनके बारे में कहा था कैनिंग ने कि अगर देखिए यहाँ पर दिया भी है 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे ज्यादा सहायता की। वहीं यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग, ठीक है, हैदराबाद के मंत्री सारे के सारे ये लोग ना क्या है गद्दार, ठीक है, सालार जंग, दिनकर राव, तो ये सभी के सभी राजभक्ति की इनकी बहुत ज्यादा सराहना की। और संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाते तो मुझे कल ही यहाँ से बिस्तर गोल करना पड़ता और भागना पड़ता, ठीक है। तो हमारे इतिहास में हमेशा से विभीषण नीति देखने को हमेशा से मिली है, ठीक है। तो वही है कि ग्वालियर के मंत्री दिनकर राव और फिर हैदराबाद के मंत्री, दोनों के दोनों मंत्री जो थे, इन लोगों ने मिल करके सलार जंग इनको सपोर्ट कर दिया था। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तथस्थता बनाए रखी थी, ठीक है। तो शिक्षित जो मध्य वर्ग थे वो 1857 के विद्रोह से अलग रहे थे, ठीक है। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं लिया और इस कारण भी यह मतलब एक असफलता का कारण बना। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, इसी वजह से शिक्षित जो भारतीय थे उससे विदक कर दूर भाग गए थे। क्योंकि जैसे हम लोग वीर कुंवर सिंह का देखते हैं तो उन्होंने बोलते हैं कि अपने जनता को एकत्र करने के लिए अंधविश्वास का सहारा लेते हैं, या फिर और भी जितने भी थे उन सभी लोगों ने अंधविश्वास को सहारा लेते हैं और फिर बहादुर शाह को राजा बनाते हैं, राजा के नेतृत्व में विद्रोह करते हैं। तो कहीं ना कहीं आधुनिकता की तरफ नहीं था, ये वही चीजें था जो सालों से चली आ रहे थे। इसी वजह से शिक्षित वर्ग जो थे इनसे दूर हो रहे थे और उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज जो है ना, मतलब शिक्षित वर्ग को ये भी लगता था, एक रीजन ये भी था कि जो अंग्रेज हैं वो आधुनिकीकरण का कार्य कर रहे हैं और इनको पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदार, पुराने शासक और सरदार और दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में ये सारे के सारे विद्रोह लड़े जा रहे थे, जो कि देश को और पीछे ले जाएंगे, ऐसा शिक्षित वर्ग का मानना था और ये कहीं ना कहीं सत्य भी था। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने भी अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुए हैं, बल्कि उसने उसे गरीब और पिछड़ा बना दिया है। और धीरे धीरे शिक्षित वर्ग को लगा कि ठीक है, इनका जो विद्रोह है वो हो सकता है कि गलत हो, मतलब गलत विद्रोह गलत नहीं हो, जैसे उनका जो तरीका हो वो गलत हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग सही हैं और अंग्रेज जो हैं वो जो आधुनिकीकरण करने के नाम पर, भारत का आधुनिकीकरण करने के नाम पे यहाँ का शोषण कर रहे हैं, यहाँ का अर्थ का दोहन कर रहे हैं। और इसी मामले में 1857 के क्रांतिकारी जो थे अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए थे, ठीक है। चलिए, तो निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, तो कौन व्यक्ति थे जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लेते हैं, तो ये हो जाएंगे आपको दो साहूकार और फिर आपको हो जाएंगे जमींदार, ठीक है। तो देखिए मजदूर तो लेंगे ही भाग, कृषक भी लेंगे, कृषक लिए, मजदूर लिए, शिक्षित वर्ग भी नहीं लिए। इसके अलावा साहूकार जो पैसे वैसे सूद वगैरह पे देते हैं, उनको तो मुनाफा है, उनको क्या लेना देना है, वो तो हमेशा साहूकारी करते हैं, चाहे अंग्रेज रहे ना रहे उनको क्या फर्क पड़ता। इसके अलावा जमींदार भी नहीं लिए, क्योंकि जमींदारों को भी कहीं ना कहीं जमींदारी प्रथा से बहुत ज्यादा शासन करने को, लोगों जनता को सताने में उनको भी, और पैसे मतलब जो भी था इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग थे। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला और इसे जनता का व्यापक समर्थन भी मिला, फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंग या वर्ग इसको अपनी लपेटी में नहीं ले सके। यह दक्षिण भारत और पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका
वही भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक बड़े जमींदार, पक्के स्वार्थी और अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। वहीं ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता भी की है। सोचिए, ऐसा भी नहीं था कि ये तटस्थ रहते या न्यूट्रल रहते, बल्कि ये सहायता भी किए थे उनका। वहीं गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों और सरदारों ने तूफान के आगे बांध या तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। यह भी कथन, और कैनिंग ने यह भी कहा था कि अगर सिंधिया के होलकर और हैदराबाद के मंत्री सलारगंज ने और दिनकर राव जो सिंधिया के थे मंत्री, इन लोगों ने अगर साथ नहीं देते तो हमें कल ही मतलब एक रातों रात अपना बोरिया बिस्तर गोल करके लेके यहाँ से भागना पड़ता। वहीं यह भी कहे कि तूफान के आगे ये सारे के सारे मिलकर के बांध की तरह कार्य किए थे। वहीं उच्च और मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक भी थे, ठीक है, क्योंकि ये जो विद्रोही थे ये लोग भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हित के बजाय अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। जैसे झांसी दत्तक पुत्र, उनका राज्य हड़प लिया गया, कुंवर सिंह उनकी जमींदारी प्रथा चली गई, ऐसे ही बहुत सारे, ठीक है। मुगल भी शासक इसी वजह से लड़ रहे थे, उनका भी शक्ति खत्म हो चुका था, उनका भी राजतंत्र समाप्त हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये पर्सनल था और ना ही राष्ट्रवादी नहीं था। तो इसके ना मतलब जो थे उच्च वर्ग और मध्य वर्ग थे, इनके आलोचक भी थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत सारे तालुकदार, बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर के उनके जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारे कर लिया और इसका फायदा उठा करके बहुत सारे जमींदारों ने अपना जमीन वापस करा लिया कि हमें दे दो, नहीं तो हम भी विद्रोह कर देंगे। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना शुद्धकोर और साहूकार थे, ठीक है, शुद्धकोर और साहूकार थे। उच्च तथा मध्य वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। वहीं विद्रोह में शामिल जो अवध के बहुत सारे तालुकदार थे, बड़े जमींदार थे, इन्होंने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस कर दी जाएंगी, धमका करके इन लोगों ने वापस अपना ले लिया, ठीक है। वहीं ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना जो था वो सूदखोर और साहूकार थे, क्योंकि इन लोगों से बहुत ज्यादा लोग त्रस्त थे, इसलिए ये स्वाभाविक तौर पे विद्रोह के शत्रु हो गए थे। इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। वह शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज जो थे वो आधुनिकीकरण के काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। इनमें से किस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था, तो ये हो जाएंगे हैदराबाद के निजाम, ठीक है। तो तमिलनाडु के पॉलीगढ़ ने भी किया था, विजयनगरम का राजा ने भी किया था, लेकिन हैदराबाद के निजाम जो थे वो नहीं किए थे। और हैदराबाद के ही जो मंत्री थे वो सलार जंग थे, ठीक है, सलार जंग इन्होंने ही साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में दिया है कि हैदराबाद के निजाम ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया, और ये करेंगे भी क्यों, क्योंकि हैदराबाद के निजाम थे, इनका आंग्ल मैसूर युद्ध के समय से इनका साथ देते आ रहे हैं। विजयनगरम के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, और तमिलनाडु के पॉलीगढ़ों द्वारा भी कई बार विद्रोह किया जा चुका है। वहीं त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने भी 1809 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने भी 1809 में विद्रोह किया था। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, ठीक है, ये हो जाएगा चित्तौड़ नहीं था। बाकी झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ था, चित्तौड़ नहीं था, ठीक है। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा अप्रभावित रहा था हिस्सा, तो ये हो जाएगा आपको मुंगेर, ठीक है। मुंगेर जो था 1857 से अप्रभावित रहा था। बाकी पटना, मुजफ्फरपुर, आरा और दानापुर सभी जगह पे विद्रोह हुआ था। देखिए यहाँ पे आरा, दानापुर, गया, पटना और फिर बिहार में सभी जगह से शाहाबाद के ही ये तो थे, और शाहाबाद से कुंवर सिंह किए थे, जबकि मुंगेर इससे अप्रभावित रहा था और मुजफ्फरपुर में भी हुआ था। यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, कि कौन जो थे वो कहाँ से किए थे। तो बख्ता का सभी लोग जाते हैं दिल्ली से किए थे। मौलवी अहमदुल्ला का बात करें तो ये हो जाएंगे आपको कहाँ से हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएंगे आपको मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह कानपुर से, नाना साहब कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर से, ठीक है,
और बख्त खां थे वो दिल्ली से हो जाएंगे। फिर से इसको देख लेते हैं। तो बख्त खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला हो जाएंगे अवध से, कुंवर सिंह हो जाएंगे आरा से, और फिर नाना साहब हो जाएंगे कानपुर से। ठीक है, चलो यहाँ पे दिया हुआ भी है, देख लीजिए वही चीजें हैं। तो फिर इसको मिलान करना है, तो इसका डिटेल में दिया होगा, नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं। झांसी से हो जाएंगे रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, फैजाबाद से अजीमुल्ला खां, और कानपुर से हो जाएंगे मौलवी अहमद शाह। ठीक है, मौलवी अहमद शाह। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिए फैजाबाद से हो जाएंगे मौलवी अहमद शाह, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह हो जाएंगे। वहीं कानपुर से हो जाएंगे अजीमुल्ला शाह हो जाएंगे, कानपुर से अजीमुल्ला शाह, और झांसी से लक्ष्मीबाई, और लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी इसको भी मिलान करना है कि कहाँ से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये चीज दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है, तो हो जाएगा लखनऊ से लियाकत अली, गलत हो जाएंगे। बाकी सही वाला देख लेते हैं। तो कश्मीर से गुलाब सिंह थे, गंजाम से राधा कृष्ण दंड सेना, और संभलपुर से हो जाएंगे सुरिंदर शाही। ठीक है, संभलपुर से हो जाएंगे, संभलपुर से सुरिंदर शाही, गंजाम से राधा कृष्ण दंड सेना, और कश्मीर से हो जाएंगे गुलाब सिंह। कश्मीर गुलाब सिंह, संभलपुर सुरेंद्र, और गंजाम राधा कृष्ण दंड सेन। ठीक है, तो वहीं पे दिया है कि मौलवी लियाकत अली का जो जन्म था वो 1817 में हुआ था, इलाहाबाद के चैल परगना के महागांव में हुआ था। तो इलाहाबाद में हुआ। इन्होंने 1857 के विद्रोह जो था इलाहाबाद में किए थे। ठीक है, लियाकत अली इलाहाबाद से किए थे। 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो इनमें से एक से अधिक लोग हो जाएंगे। ठीक है, ये नाना साहब कानपुर से, हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, और बेगम जीनत महल जो थी वो। ठीक है, तो वो जो बहादुर शाह जफर थे ना, अंतिम मुगल बादशाह, इनकी पत्नी थी बेगम जीनत महल। तो इन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में साथ दिया था बहादुर शाह जफर का। ठीक है, यहाँ फिर से मिलान करने के लिए देखिए आ गया। तो नाना साहब कानपुर से हो जाएंगे, मनी राम ये हो जाएंगे दीवान असम से हो जाएंगे, मौलवी अहमदुल्ला हो जाएंगे आपको, मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लखनऊ से हो जाएंगे, अहमदुल्ला लखनऊ से, और नवाब अली हामिद अली खान हो जाएंगे कहाँ से, तो एक सेकंड। तो नवाब हामिद अली खान हो जाएंगे कहाँ से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे दिल्ली से। नवाब हामिद अली खान हो जाएंगे दिल्ली से, एक सेकंड किधर गया, दिल्ली से हो जाएंगे, और मौलवी अहमदुल्ला हो जाएंगे आपको कहाँ से, तो ये हो जाएंगे लखनऊ से। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है कि नवाब हामिद अली खान दिल्ली से हो जाएंगे, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से हो जाएंगे, मनीराम दीवान जो है वो हो जाएंगे असम से। ठीक है, और मौलवी अहमदुल्ला जो थे ना शाह, इन्होंने बेगम हजरत महल को सहयोग दिया था, क्योंकि लखनऊ से तो बेगम हजरत महल की थी, और इनका सहयोग किए थे मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से दिया हुआ है कि इसको कौन सा इसमें सही सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर भी, झांसी 11 में 1857, ये गलत है। लखनऊ में हुआ था 4 जून को, मेरठ में 10 मई को, बैरकपुर में 29 मार्च को हुआ था। ठीक है, बैरकपुर जो छावनी थी वहां पे 29 मार्च को ही सिपाहियों ने मना कर दिया था उसको चलाने से। जो एनफील्ड नई राइफल आई थी, वहीं मेरठ में 10 मई को विद्रोह हुआ था। लखनऊ में 4 जून को हुआ था, और झांसी में हुआ था, तो झांसी में भी जून में ही हुआ था, मई में नहीं होकर के बल्कि जून में ही हुआ था। और अगले साल 1858 के जून में ही रानी लक्ष्मीबाई झांसी जी जो थी उनका वीर गति को प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया गया है कि लखनऊ में 30 मई से 4 जून 1857 तक, 30 मई से 4 जून 30 मई या 4 जून कहीं कहीं देता है, लखनऊ में हुआ था शुरू। वहीं झांसी में जून में ही हुआ था, मेरठ में 10 मई को, और बैरकपुर में 29 मार्च को होता है। ठीक है,
तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कुछ दिया है कि कौन सा बुक में क्या है, थोड़ा गड़बड़ होता है डेट पर, कोई बात नहीं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ये 1856 से लेकर के 1862 तक रहते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, 56 से 62 तक थे। 56 से 62 तक कैनिंग, 56 से 62। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। फिर से वही क्वेश्चन, सेम टू सेम रिपीट। चलिए, बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे? तो बैरकपुर जो 29 मार्च को जहाँ पे मना किए थे, तो वहाँ हैरसे थे, हैरसे। 1857 में 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस, ठीक है, सर जॉन बेनेट हैरिस कमांडिंग ऑफिसर थे। सर जॉन बेनेट हैरिस कमांडिंग ऑफिसर। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, वर्तमान प्रयागराज में। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाल्मस्टन थे, पाल्मस्टन। और ब्रिटेन में विस्कॉट पाल्मस्टन, हेनरी जॉन टेम्पल, तृतीय विस्कॉट पाल्मस्टन को अलग अलग नाम था। इन्होंने 1855 से लेकर के 1858 ईस्वी तक तथा 1859 से लेकर के 65 तक किया, अर्थात कि 1855 से लेकर के इन्होंने 65 तक पूरे 10 साल तक रहे थे। ठीक है, पाल्मस्टन 55 से लेकर 65 तक। तो इनमें कौन थे जो नहीं जुड़े हुए थे? तो ये इनमें से सभी हो जाएंगे। ये कोई भी मतलब कि आपको 1857 में इनका नाम देखने को नहीं मिलेगा। किस वजह से यह असफल रहता, उसका मुख्य कारण क्या है? तो ये जगह किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ठीक है। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह जो था वो कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी थे, परंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी भी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्णतया अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। वहीं विदेशी जो थे ना, विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़ करके और कोई संबंध ऐसा नहीं था जो सभी नेताओं को एक साथ बांधे रखे। तो कोई भी ऐसा नहीं था जो इनको, इन सभी लोगों को एक साथ बांधे रखे। ठीक है। किसी क्षेत्र विशेष में ब्रिटिश सत्ता को खार फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं यहाँ पे स्थापित करने हैं। उनके पास कोई भी भविष्य उन्मुखी कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 1857 का क्रांति असफल हुआ क्योंकि यहाँ पे सभी रीजन हो जाएगा, जैसे कि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, कुछ सही बातें, बहुत सारे साथ दिए थे। इसके अलावा ब्रिटिश सिपाही कहीं भी अच्छे सज्जित और संगठित थे। ठीक है। तो ब्रिटिश सिपाही ज्यादा यहाँ के सिपाहियों से ज्यादा सुयोग्य थे और वो सभ्य थे। भारतीय, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विद्रोह के लिए यह घातक सिद्ध हुआ। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए अकेली कमजोरी नहीं थी, बल्कि भारतीय सिपाही बहादुर और स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का भाव था। बम्बई और मद्रास के सेनाएं राजभक्त रहीं। वहीं अवध और रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों जैसे पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता किया। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सरदिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सरार जंग की राजभक्ति की बहुत ही ज्यादा सराहना भी करते हैं। ठीक है। रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से भी जो अंग्रेज थे वो, उनकी सेनाएं भारतीय विद्रोहियों से बहुत ज्यादा योग्य थी। 1857 के विद्रोह की विफलता के कौन कौन से कारण थे? तो देखिए, पहला था अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी। इसके अलावा विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का भी इनको अभाव था। बिल्कुल, तो ये सभी क्या सभी हो जाएगा। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि
स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। राजपूत राज्यों में भी इन्होंने विद्रोह को दबा दिया, क्योंकि यहाँ भी जो स्थानीय लोकल शासक थे इन्होंने भी उनका साथ नहीं दिया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। कौन कौन से लोग थे? तो देखिए, ये लोग जो थे ना, जनरल नील, लखनऊ में इन्होंने इनका मतलब मारे गए ये लोग जनरल नील थे, मेजर जनरल हैवलाक थे, और फिर हेनरी लॉरेंस था। ठीक है। तो 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन घायल हुए थे और 23 सितंबर को उनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं लखनऊ में भी अंग्रेज रेजिडेंस की रक्षा करते हुए हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस और मेजर जनरल हेनरी हैवलाक तथा ब्रिगेडियर जनरल नील की मृत्यु हुई थी। ये सभी के सभी जो है ना, इन लोग 1857 के विद्रोह में इनकी मृत्यु हो गई थी। लॉरेंस की, हैवलाक की और नील की। ठीक है, लॉरेंस, हैवलाक और नील, लॉरेंस, हैवलाक और नील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। ठीक है। और कारण कहता है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था, क्योंकि ये राजा था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनके साथ देने में कतरा रहे थे। तो दोनों का दोनों कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये हो जाएंगे जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। इन्होंने षड्यंत्र कहा था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया। वहीं आउट्रम का विचार था कि मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। वहीं जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है। लॉरेंस और सीले का कहना था कि सैनिक था। जेम्स आउट्रम और टेलर का कहना था कि यह हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। वहीं जॉन सीले के अनुसार यह पूर्णतया देशभक्ति रहित एक स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन था। उनके अनुसार, सीले के अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। वहीं टी.आर. होम्स का कहना था कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध है। इन शॉर्ट अगर बोले तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर का कहना था कि यह हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। वहीं टी.आर. होम्स का कहना था कि यह एक जो था वो बर्बरता और सभ्यता का युद्ध था। वहीं सीले और लॉरेंस का कहना था कि यह एक सैनिक विद्रोह था और सीले ने यह भी कहा था कि यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था। किसने 1857 को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? तो ब्रिटिश सावरकर ने कहा था। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है। इनकी पुस्तक भी थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो ये होंगे ब्रिटिश सावरकर। ठीक है। वहीं फिर से क्वेश्चन हो गया, भारतीय सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो ये हो जाएंगे एस.एन. सेन। ठीक है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे सुरेंद्र नाथ सेन या एस.एन. सेन थे, जिनकी पुस्तक थी 1857। ठीक है। एस.एन. सेन थे इसके इतिहासकार और इनकी पुस्तक भी थी 1857, एस.एन. सेन की 1857। जो 1957 में प्रकाशित हुआ था। 1857 पुस्तक 1957, 1 साल के बाद, 100 साल के बाद। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पे लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खान। ठीक है। प्रथम भारतीय जो थे वो सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक थी असबाब ए बगावत ए हिंद। सर सैयद अहमद खान एक पुस्तक लिखा इस पे असबाब ए बगावत ए हिंद, जो वर्ष 1859 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा किया गया। ठीक है। तो भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पे लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। और सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक थी असबाब ए बगावत ए हिंद।
तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहते कौन? तो आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित हुआ था, जो एसेंसियन का पुस्तक था ना 1857, वो भी 1957 में प्रकाशित हुआ। उसी प्रकार से आरसी मजूमदार का पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 को भी 1957 में प्रकाशित किया गया। इसको आरसी मजूमदार ने लिखा था, ठीक है। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1856। यह किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न ये राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये थे आरसी मजूमदार। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो वही सेम चीजें हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्किप स्किप स्किप। यहाँ पे देखिए कि 19वीं यहाँ पे क्वेश्चन वो है, मिसप्रिंट है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं कि आरसी मजूमदार और डॉक्टर एसएन सेन जैसे इतिहासकारों ने 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था मानते थे, ठीक है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक 1857 तक भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था, मतलब कि अभी राष्ट्रवाद धीरे धीरे मतलब भ्रूण था, अभी वो जन्मा ही था, ठीक है। ये दो इतिहासकार का मानना था, एसएन सेन का और आरसी मजूमदार का मानना था। वहीं 1857 की क्रांति के बारे में कौन सा एक उदाहरण सही है? तो यह है किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया, ठीक है। तो कहीं एक तरह से यह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म ही कर दिया यह विद्रोह, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट जो था ब्रिटिश के सरकार अपने हाथों में ले लिया बागडोर, ठीक है। ब्रिटिश भारतीय शासन के बागडोर कंपनी से निकाल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है, और इसकी शासन प्रणाली में भी थोड़ा बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को करते हैं, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने इसको ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा करती हैं। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, जिसके तहत एक भारत मंत्री, भारत का राज्य सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई, और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया, ठीक है। तो भारत का एक राज्य सचिव भी अब उसमें शामिल होगा काउंसिल में, और उसके 15 सदस्य भी होंगे, और वो सारे मिल करके 15 एक 16 हो गए ना भारत सचिव। तो ये 16 लोग मिल करके कोई भी नियम या कानून निर्णय लेंगे, ठीक है। चलिए, तो 92 नंबर क्वेश्चन है कि जो विक्टोरिया थी उन्होंने 1858 1 नवंबर को जो घोषणा की थी, तो इसमें ना भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया, जिसमें से क्या था कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। देसी ये सब नहीं था, बस रियासतों को हड़पा नहीं जाएगा। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को था, जो कि इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा मतलब कि इसको घोषणा किया गया, पढ़ के सुनाया गया। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दिया गया, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप पर भी रोक लगा दिया। वहीं एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल किया गया। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का प्रत्याग कर दिया गया। सरकारों ने रजाओं को गोद लेने की अनुमति भी दे दी, और अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी चीज इन लोगों ने पूरा नहीं किया। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो ये उद्देश्य हो जाएगा आपका कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का प्रत्याग करना, ठीक है। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का कोई भी विचार है तो उसको खत्म करना, उसको परित्याग करना था। दूसरा कहता नहीं कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के नियमन करना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई उद्घोषणा नहीं था, ठीक है।
यहाँ पे देखिए कि कहता है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रदेशों का प्रबंध सीधा अपने हाथों में ले लिया। 1858 की महारानी विक्टोरिया ने घोषणा किया कि उनके लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई और इसी को भारतीय 1858 के अधिनियम को भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम भी कहते हैं। भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि वह राजा का प्रतिनिधि था। संक्षेप में भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दी जाएगी। साथ ही रानी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा द्वारा देशी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि उनका अस्तित्व जो है वो बना रहेगा। स्पष्टता कहा जा सकता है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करने की घोषणा की गई। वह ब्रिटानिका द्वारा प्रकाशित द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, ब्रिटानिका ने एक प्रकाशित किया लेख जिस पुस्तक उस पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया उस पे 261 नंबर पेज पे लिखा कि द अनाउंसमेंट रिवर्स्ड लॉर्ड डलहौजीज प्रेवर पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थ्रू प्रिंसली स्टेट एनेक्सेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पील आयोग, ठीक है। कौन सा है? पील आयोग है। तो चूंकि 1857 का विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज का नया संगठन फिर से किया ताकि ऐसी घटना जो है वो दोबारा पुनः घटित नहीं हो। जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया जाता है, जिसके द्वारा सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 में 45,000 थी उनको बढ़ा करके अब 65,000 कर दिया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटा करके 1,40,000 कर दिया गया कि ना ज्यादा सैनिक रहेंगे ना ये विद्रोह करेंगे, ठीक है। 1,00,000। वहीं बंगाल में यूरोपीय सैनिकों और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 कर दिया गया कि 2 अगर भारतीय उन पर निगरानी रखेगा, 1 अंग्रेज सैनिक, ठीक है। वहीं मद्रास में चूंकि यह थोड़ा कम विद्रोह हुआ था इसलिए वहां पे 1:3 रखा गया था, ठीक है, 1:3 रखा गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो ये हो जाएंगे आपको जो साथ दिए थे इनको ना विद्रोह दबाने में, जैसे कि गोरखा ने दिया था, सिख ने दिया था, पंजाबी उत्तर प्रांत से सभी लोगों को इन्होंने सिपाहियों में ज्यादा से ज्यादा भर्ती करने लगे थे। 1857 के बाद जो सिपाहियों का चयन था वो गोरखा, सिख, पंजाब, उत्तरी प्रांत से किया। वहीं विद्रोह को भड़काने उत्तर प्रदेश, बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इन्हें संदेह की दृष्टि से ब्रिटिशर्स देखने लगे। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक जो थे, विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% जो सैनिक थे ना वो अवध, ठीक है, अवध उत्तर पश्चिमी यूपी प्रांत के थे। अवध और उत्तर पश्चिमी यूपी प्रांत के थे और विद्रोहियों के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थे। इस कारण से 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन भी किया गया और विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पे ये सारी की सारी आधारित थे, ठीक है। इसी के साथ ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर हो गया और 1857 हो जाता है खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे अन्य जन आंदोलन, ठीक है, अन्य जन आंदोलन को खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।